जब भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में हमें डेटा की जरूरत होती है। और डेटा मैं पहले भी बात कर चुका हूं आपसे कि डेटा जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। कॉन्टिन्यूस डेटा वो होता है जिसके इंटरवल्स के बीच में इनफाइनाइट ग्रेडेशंस होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया। तो ये जितने भी नंबर्स वाले हैं ना, इनको हम कॉन्टिन्यूस डेटा कहते हैं। और इसके अलावा जो भी डेटा होता है वो हमारा डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट करते हैं। होता ही एट्रीब्यूट डेटा है, बट उसको हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं सो दैट हम उसके ऊपर फॉर्मूलेज लगा सके। सो सिंपल सी चीज है, डेटा हमें चाहिए। डेटा कैसे आएगा? डेटा कैसे आएगा उसको समझने के लिए हमें दो चीजें समझना जरूरी है। एक है सेंसस और दूसरा है सैंपल। अगर आप देखोगे इस यूनिट में जो कवर होगा वो होगा सैंपलिंग डिजाइन, सेंसस, सैंपल सर्वे, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग और स्टेप्स इन सैंपलिंग डिजाइन। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सैंपलिंग डिजाइन का जो मेन पर्पस होता है वो होता है किसी भी तरीके से हम वो सैंपल सेलेक्ट करें जो सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का। देखो, अगर पॉपुलेशन कुछ और कह रही है और मैंने एक छोटा सा सैंपल उठाया, वो सैंपल पॉपुलेशन से अलग हट के बात कर रही है, तो अगर मैंने उस सैंपल के ऊपर कुछ भी स्टैटिस्टिक्स लगाया या कुछ भी रिजल्ट निकल के आएगा, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो पॉपुलेशन के रिजल्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। हमें सैंपलिंग डिजाइन में ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हम जो सैंपल पिक करें वो सैंपल हमारे पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। उससे पहले हम थोड़ा सा सेंसस के बारे में भी समझते हैं। सेंसस ये एक ऐसा डेटा है जो ज्यादातर हर कंट्री में इसको लिया जाता है। एक टाइम फ्रेम होता है, हमारे कंट्री में 10 साल का टाइम फ्रेम है। पिछली बारी सेंसस नहीं हुआ था फॉर ऑल रीजन दैट वी नो, क्योंकि कोविड हो गया था और अब हम नेक्स्ट सेंसस की वेट कर रहे हैं। तो जो सेंसस है वो सैंपल से बहुत फर्क है। सेंसस होता है जिसमें हम कंप्लीट पॉपुलेशन की बात करते हैं। इस सेंसस के अंदर एक भी ऐसा आइटम या एक भी ऐसा जो उसके अंदर लोग होते हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको सेंसस समझाया है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि सेंसस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ज्यादा नहीं हम बात करेंगे सेंसस में, क्योंकि हमें एक्चुअली में सैंपल में बात करना है। शॉर्ट में अगर बात करें, ये कंप्लीट कवरेज करता है, मतलब पॉपुलेशन को कंप्लीटली कवर करता है। एक्यूरेसी, अगर वो कंप्लीट कवर करेगा तो एक्यूरेट होगा ऑब्वियसली, जो भी हमारे रिजल्ट्स निकल पाएंगे। इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करने में टाइम लगता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखो। एडवांटेजेस बहुत सिंपल है, जैसे ही एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्योंकि ये डेटा कंप्लीट पॉपुलेशन पे है, तो जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा वो हाईली एक्यूरेट होगा, एकदम परफेक्ट होगा। और ये ज्यादातर लीगल एस्पेक्ट्स में यूज होता है, गवर्नमेंट्स इसको यूज करते हैं। बट क्योंकि हमें कंप्लीट डेटा पे जा रहे हैं, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाता। आप अगर कंप्लीट सेंसस को करने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है, तो कंप्लीट भी हो पाना मुश्किल। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंसस। अब हम बात करते हैं सैंपल की। सैंपल क्या होता है? सैंपल होता है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। लेट्स से मैं बात करता हूं पूरे दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करता हूं, जो हो सकता है कि 1.5 करोड़ के आसपास हो। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैगी पसंद है। अब अगर मुझे इसमें जाना है, मैं पूरे के पूरे पॉपुलेशन के पास तो जाऊंगा नहीं, प्लस जो ये पूरा पॉपुलेशन है शायद मैगी खाता भी नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम सैंपलिंग पे जाएंगे। हम उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो मैगी खाते हैं। हमें पता है कि ये लोग मैगी का कंजम्पशन इनके लिए ज्यादा है, जैसे होस्टलर्स है, यंग बॉयज है, या जो लोग नए नए जॉब कर रहे हैं, उनको अगर कुछ जल्दी बनाना है तो वो मैगी बनाते हैं। तो वो हमारे लिए एक एक छोटा सा पॉपुलेशन हो जाएगा। और उसके अंदर भी हम फिर भी सबके पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये बच्चों की पॉपुलेशन, यंग मैनेजर्स की पॉपुलेशन या एग्जीक्यूटिव की पॉपुलेशन शायद 10-12 लाख हो या उससे भी ज्यादा। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हम मे बी किसी एक हॉस्टल में जाके या किसी कॉलेज में जाकर कुछ बच्चों से बात करेंगे। नाउ दैट इज व्हाट नोन एज सैंपल, राइट। तो सैंपल जो होता है वो पॉपुलेशन का ही पार्ट होता है। अब इसके फायदे क्या वो हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस है सैंपल के, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब सस्ता पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, जल्दी हो जाता है, हम जल्दी से जल्दी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और डेटा कलेक्ट करके हम रिसर्च में जा सकते हैं। सो टाइम एफिशिएंट होता है। फिजिबिलिटी है, हाँ यस फिजिबल है, हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? सैंपलिंग एरर। अब जरूरी नहीं है कि हर बार जो मैं सैंपल पिक कर रहा हूं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगे। यहीं पे स्टैटिस्टिक्स आता है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे जो स्टैटिस्टिक्स एज ए स्टडी जो हम बात करते हैं, वो बात ही इसी चीज की करता है कि जो सैंपल लिया है
वो पॉपुलेशन के कितना करीब है। तो डिसएडवांटेजेस में सैम्पलिंग एरर आते हैं, जिसके लिए हम बहुत स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं। बायस हो सकता है, यस, ये बायस हो सकता है कि शायद हम उन बंदों से बात करें जो एक्चुअली में इस चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव बात करें, तो जो रिसर्चर चाहता है वो कई बार हो जाता है। लार्जली जो होता है जनरेबिलिटी, मतलब रिजल्ट फ्रॉम अ सैंपल मे नॉट ऑलवेज बी द ट्रू रिजल्ट फॉर द पॉपुलेशन। थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि अगर हम सैंपल और सेंसस के बीच में कोई क्वेश्चन आता है, उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं या कैसे उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके सामने ये एक्सेल है, इसके आप कर सकते हैं। हम अगर स्कोप की बात करते हैं तो सेंसस जो है वो एंटायर पॉपुलेशन को लेता है, सैंपल जो है एक सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन होता है। टाइम सेंसस में बहुत ज्यादा लगता है, सैंपल्स में टाइम कम लगता है। सेंसस जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, सैंपल बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, या एक्सपेंसिव ऑलमोस्ट आप कह सकते हो नहीं होता है, बट बिल्कुल भी हम इसको बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते। एक्यूरेसी की बात करें तो क्योंकि सेंसस जो है एंटायर पॉपुलेशन पे काम करता है, तो सैम्पलिंग एरर नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। सैंपल सर्वे में हम सैम्पलिंग एरर्स की बात करते हैं, जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स को बीच में आना पड़ता है। प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, सेंसस बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल भी नहीं है, सब लोगों से बात करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सैंपल सर्वे यस, क्योंकि हम एक छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं, तो अगर कोई मिस भी हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा पिक कर सकते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। डेटा रिप्रेजेंटेटिवनेस की बात करते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता सेंसस के अंदर कि क्योंकि सेंसस कंप्लीट है, सो डेटा ठीक है नहीं है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम कंप्लीट डेटा को ही पिक कर रहे हैं। बट सैंपल सर्वे में हमें इंश्योर करना पड़ता है कि जो सैंपल है दैट बिकम्स अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सेंसस और सैंपल के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है स्कोप और अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन का। जब भी हम सैंपलिंग की बात करते हैं, सैंपलिंग जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सो पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर करीब 5 अलग अलग तरीके के सैंपलिंग मेथड्स होते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वो हम सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लेते हैं वो हम रैंडम सैंपलिंग लेते हैं। रैंडम का मतलब ये नहीं होता कि कैसे भी हो जाए, ये थोड़ा सा एक मिथ है। रैंडम का मतलब होता है कि पूरा पॉपुलेशन ही इसके अंदर पिक होता है, बट उस पॉपुलेशन में से मैं जो भी बंदा पिक कर रहा हूं उसको मैं रैंडमली पिक कर रहा हूं। ये जो रैंडम पिक होता है ये अनबायस्ड होता है, हमेशा ध्यान रखना, रैंडम पिक इज ऑलवेज अनबायस्ड। सो जब भी हम रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं, सबसे बेस्ट सैंपलिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें यह भी मान के चलना पड़ता है कि जो पूरा जो सैंपल है या जो जो आइटम या जिन जिन को हम सैंपल में पिक कर रहे हैं उनके पिक होने के चांसेस इक्वल है, मतलब हर किसी का पिक होने का चांसेस इक्वल है, उसको हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप देखोगे लिखा हुआ है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्ट्रैटा में डिवाइड करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सपोज करो आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी में से मुझे कुछ बच्चों के सैंपल लेना है कि बच्चों को अमूल आइसक्रीम पसंद है कि मदर डेयरी की आइसक्रीम पसंद है, या बच्चों को रेड कलर पसंद है कि बच्चों को ब्लैक कलर पसंद है, या हम कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे पूछना है और क्योंकि ये सारे किड्स हैं, सो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक स्ट्रैटा में डिवाइड करूंगा। एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी स्ट्रैटास होते हैं, मतलब हर एक क्लास, बीबीए का एक स्ट्रैटा हो गया, बीकॉम का एक हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, ये सारे एक स्ट्रैटास है। अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रैटा में डिवाइड करने के बाद मैं हर एक ग्रुप में से लेट्स से 5-5, 10-10 बच्चा पिक करूंगा। नाउ दिस इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि हम पूरा का पूरा एक क्लस्टर ही पिक कर लेते हैं, मतलब पूरी मैंने एक क्लास ही पिक कर ली, इंस्टेड मैंने क्लास में डिवाइड करा स्ट्रैटा की तरह, क्लस्टर में मैंने पूरी क्लास पिक कर ली, इंस्टेड ऑफ कि हर जगह से मैं कुछ कुछ पिक कर रहा हूं। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम ये वहीं पे यूज कर सकते हैं जिस पॉपुलेशन के अंदर हर किसी इंसान के पिक होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है ना। हम जो भी फाइंडिंग्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे सैंपल का, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, और बायस नाम की कोई चीज नहीं होगी, राइट। पर क्या ये पॉसिबल है? सपोज करो मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं कि मैं गुड़गांव में रहता हूं, गुड़गांव के मैं हर एक स्टूडेंट के पास जाके मैं जानना चाहता हूं कि उनको पार्टीज में ब्लैक शूज पसंद है कि ब्राउन शूज पसंद है, राइट। अब मुझे किसी ने बताया कि भाई आपको अगर बच्चों से पता करना है तो ये बच्चे आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज में मिलेंगे, उस कॉलेज में मैं चला गया, उस कॉलेज में करीब लेट से 1000 बच्चे, अब मैं उन 1000 बच्चों को बुलाता हूं और मैं सैंपल लेता हूं, रैंडम सैंपलिंग हो गया। बट क्या अगर उस दिन कुछ बच्चे एब्सेंट हुए,
तब क्या मेरा ये कंप्लीट बायस्ड हुआ? नहीं हुआ ना। एक मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, रैंडम सैंपल निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब खासकर अगर मैं मैनेजमेंट के सर्विस कर रहा हूं, जिसको हम मैनेजमेंट या बिजनेस सर्विसेज की बात करते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को निकालना या लेना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनफैक्ट हम उसमें बहुत कम जाते हैं क्योंकि वो मिलना ही मुश्किल है। सो अगर आप देखोगे मुश्किल क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। मेथड ही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मैं कैसे हर बंदे को जनरलाइज करूं? मतलब मुझे हर बंदे का नाम एक पर्ची पे डालना पड़ेगा, पर्ची को मुझे हिलाना पड़ेगा, हिलाने के बाद मुझे उसमें से कुछ सैंपल्स पिक करने पड़ेंगे, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट महंगी हो जाती है। हम तो सैंपलिंग इसलिए ले रहे हैं ना ताकि थोड़ा इजी रहे, सस्ता रहे, कॉस्ट इफेक्टिव रहे, टाइम इफेक्टिव रहे। रैंडम बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग। ओके, सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? जैसे ये वर्ड से समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एवरीवन इज नॉट पॉसिबल, और वो मुश्किल है। अब सपोज करो मैं एक सर्वे करना चाहता हूं कि कितने लोगों को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है या कितने लोगों को शेयर्स में पैसा लगाना है, और मैं लोगों से जाके जानना चाहता हूं। अब ऐसे में मैं क्या करूंगा? मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो मेरे जान पहचान के, राइट, या जिनको मैं जानता हूं मैं सिर्फ उनको पिक कर लूंगा। बायस्ड है, बिल्कुल बायस्ड है, पर मेरा सर्वे तो आगे बढ़ेगा ना, रिसर्च तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेरे लिए रैंडम प्रोबेबिलिटी इसके अंदर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इसके अंदर अगर एक और लेवल में आगे चला जाता तो मैं ऑनलाइन जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन कितने लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या स्टॉक में पैसा लगाते हैं। अब आप सोचो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं ढूंढ रहा कि कौन म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में पैसा लगाता है, मुझे ये भी देखना है कि क्या वो ऑनलाइन पैसा लगाता है। नाउ अगेन मेरा जो स्कोप है वो बहुत कम हो गया, मेरा स्कोप नैरो होता चला जा रहा है। ऐसे में बेस्ट ये रहता है कि मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जाऊं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो होता है जैसे आपके पास कोई सर्वे आ गया, आप उसको कर रहे हैं। अब कोई रैंडमली थोड़ी ना आपको पिक करा गया, किसी ने आपको भेजा होगा या किसी टीचर ने बोला होगा या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को बोल देते हैं यार ये प्लीज मुझे भर के दे दो, राइट। सो इनको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसके अलग अलग तरीके हैं। पहला आप देखो वो है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस जैसे वर्ड ये बोलता है, पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस। इजीली जो मुझे मिल जाए मैं उसको पिक कर लेता हूं, वो मेरा कन्वीनियंस सैंपलिंग हो गया। सेकंड जो होता है वो मेरा जजमेंटल सैंपलिंग, जो मुझे लगता है इंडिविजुअल्स ठीक है मैं उनको पिक करूंगा। मुझे मतलब रिसर्चर को, रिसर्चर बोलता है कि ये लोग ठीक है इनको पिक कर लो, उनको मैंने पिक कर लिया, जजमेंटल सैंपलिंग हो गया। कोटा सैंपलिंग, द रिसर्चर इंश्योर दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज जेंडर इनकम आर रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल बट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड रैंडमली। मैं एज के हिसाब से पिक कर रहा हूं, मैंने कॉलेज के बच्चों को पिक कर लिया, एज पिक कर लिया, इनकम ग्रुप पिक कर लिया, बट रैंडमली नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। हालांकि इसके अंदर मैंने 4 ही कवर करे, और भी बहुत सारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बहुत तरीके, बट हमारे जैसे मतलब बीबीए बीकॉम एमबीए लेवल पे हम लोग इतने ही में ज्यादा फोकस करते हैं, इससे ज्यादा जाते नहीं है। सो जो लास्ट है वो स्नोबॉल सैंपलिंग है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। स्नोबॉल का मतलब क्या होता है? आपने अगर कभी बर्फ में गए हो, बर्फ के पहाड़ियों में गए हो जहाँ बर्फ ही बर्फ, आप क्या करते हैं? बचपन में हम छोटा सा गोला बनाते थे और उसको फेंक देते थे। वो गोला धीरे 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 छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि उसके आसपास वो ऐड होते चले जाते हैं, उसको हम स्नोबॉल कहते हैं। तो स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब होता है मुझे जितने लोगों के बारे में जानता हूं मैं उनको भेजूंगा, फिर उनको मैं बोलूंगा प्लीज अपने आगे जो लोग हैं उनको भेज दो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया म्यूचुअल फंड का, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड मेरे शायद नॉलेज में बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, बट जो ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसके नॉलेज में 1-2 हो सकते हैं। सो अगर मैंने 10 बंदे पकड़े और उन 10 के नॉलेज में 1-2 है, 2-2 भी ले ले तो 10 के 20 हो गए, मतलब 30 हो गए। अब उनके नॉलेज में फर्दर और 2 है। सो ये एक एक करके बढ़ता चला जाता है। जैसे लिंक्डइन में नेटवर्क होता है, किसी और जगह नेटवर्किंग होती है, वैसे ये स्नोबॉल सैंपलिंग होती है। सबसे ज्यादा जो सैंपलिंग मेथड यूज होता है बिजनेस रिसर्च में खासकर, वो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग ही यूज होता है। देखो अगर आपके क्वेश्चन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आते हैं तो उसको आप बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो। एडवांटेज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है? सिंपल होता है, बहुत इजीली इसको पिक कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि रैंडम नहीं है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। एक्चुअली में जो रैंडम सैंपलिंग का आपने सब कुछ पढ़ा था ना, उसका जो डिसएडवांटेज है वो एडवांटेज ऑलमोस्ट बन जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी का। यूजफुल एक्सप्लेन करना है, मतलब रिसर्च भी इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम डिसएडवांटेजेस में जाते हैं, बायस हो सकता है, बिल्कुल बायस है। अगर स्नोबॉल की बात करूं, कन्वीनियंस की बात करूं, जजमेंटल की बात करूं, बायस्ड होता है क्योंकि मैं सिर्फ कुछ लोगों को ही पिक कर रहा हूं। पॉपुलेशन में सब लोगों का पिक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, राइट। लिमिटेड हम रिजल्ट को आगे लेके जा सकते हैं।
लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि हम जनरलाइज इसको नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करना पड़ता है। बट अगेन जैसे ही मैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में जाता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल टूल्स भी नहीं होते। सो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल टूल्स नहीं है तो मेरे लिए जनरलाइज करना भी मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ऐसे केसेस में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज्यादा पास हो, बहुत ज्यादा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वाले सैंपल। हम लोग की डिफरेंसेस देख लेते हैं। अगेन मैंने एक एक्सेल बनाया है, आप इसमें से बहुत इजीली पढ़ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है उसका रैंडम होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी का नॉन रैंडम होता है। बायस प्रोबेबिलिटी में थोड़ा कम होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में हाई बायस्ड होता है। तो बहुत ज्यादा जो रिसर्चर है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसमें एंटर कर सकते हैं। जनरलाइज करना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बेटर होता है एज कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग महंगा होता है, टाइम ज्यादा लेता है, नॉन प्रोबेबिलिटी कम महंगा होगा और फास्टर होगा। एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का लार्ज स्केल सर्विस में यूज हो सकता है क्योंकि स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल है। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च में हम नॉन प्रोबेबिलिटी को ज्यादा लेके चल सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इसके स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल मैंने बात करा हुआ, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसका रैंडम सैंपल सर्टिफाइड सैंपल होता है, वहां पे सेल में लिखा नहीं हुआ। बट नॉन प्रोबेबिलिटी में आप जजमेंटल यूज कर सकते हैं, कोटा यूज कर सकते हैं, स्नोबॉल यूज कर सकते हैं, कन्वीनियंस यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन सैंपल डिजाइन। ये जो सैंपल डिजाइन है इसके जो स्टेप्स है हमें उनमें बात करना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे कुछ भी एक सर्वे करना है आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर, जिसमें मुझे आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे चाहिए, राइट। उनके ऊपर मैं कुछ सर्वे करना चाहता हूँ, मैं डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ। अब आप देखो किस तरीके से सैंपल डिजाइन करा जाता है, सामने है, बहुत इजीली आप समझ सकते हो। सबसे पहले मुझे डिफाइन करना है पॉपुलेशन को। मैंने डिफाइन कर लिया कि यूनिवर्सिटी का है तो मैं यूनिवर्सिटी के क्या सारे स्टूडेंट लूंगा, फर्स्ट ईयर लूंगा, सेकंड ईयर लूंगा, पर्टिकुलर किसी साइंस बैकग्राउंड का या मैनेजमेंट बैकग्राउंड का लूंगा, वो मैं डिफाइन कर सकता हूं मेरी जो पॉपुलेशन है। डिटरमाइन द सैम्पलिंग फ्रेम। अब मैं दोबारा से सैम्पलिंग फ्रेम की बात कर रहा हूं, मतलब द लिस्ट ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी। सो वो फर्स्ट ईयर का ले सकता हूं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या अगेन कैसे भी मैं उसको मतलब नैरो डाउन कर सकता हूं थोड़ा सा और। चूज द सैम्पलिंग मेथड। अब मुझे सैम्पलिंग मेथड चूज करना है, मैं प्रोबेबिलिटी में जा रहा हूं या मैं नॉन प्रोबेबिलिटी में जा रहा हूं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी में जा रहा हूं तो मैं कौन सा वाला यूज कर रहा हूं, स्ट्रैटिफाइड कर रहा हूं, क्लस्टर कर रहा हूं, या कौन सा कर रहा हूं। नॉन प्रोबेबिलिटी में जा रहा हूं तो मैं कन्वीनियंस कर रहा हूं कि स्नोबॉल कर रहा हूं, कौन सा कर रहा हूं, मुझे एक सैम्पलिंग मेथड चूज करना है। नेक्स्ट जो होता है वो सैंपल साइज। देखो सैंपल साइज एक स्टैटिस्टिकल और एक मैथमेटिकल तरीका है इसको सिलेक्ट करने का। रैंडमली हम अगर बात करें तो मैं 200, 300, 400 सैंपल, जितना ज्यादा बड़ा सैंपल साइज होगा उतना मैं जनरलाइज कर सकता हूं। इसके बहुत पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जो जब आप हाई स्टैटिस्टिकल रिसर्च में जाओगे तब आपको सैंपल साइज के बारे में शायद इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने एक सैंपल साइज ले लिया कि मैं शायद 200 बच्चों से बात करना चाहता हूं। सैम्पलिंग टेक्निक, अगेन सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगा, रैंडमली सिलेक्टेड 50 स्टूडेंट्स 4 मेजर डिपार्टमेंट से। अगेन वही बात होगी कि क्लस्टर ले रहा हूं, स्ट्रैटिफाइड ले रहा हूं, कैसे ले सकता हूं। देन डेटा, मैं फिर उनसे जाके बात करूंगा, उनको मैं फॉर्म दूंगा, उनसे इंटरव्यू कर सकता हूं और मैं डेटा कलेक्ट कर सकता हूं। सो ये है सारे स्टेप्स सैंपल डिजाइन के। सो इसके साथ हमने यूनिट 3 इसका कवर करा। मैंने यूनिट स्टार्ट होने से पहले सारा लिखा हुआ है कि क्या क्या कवर्ड है। देखो जरूरी नहीं है कि सारे यूनिवर्सिटी सेम इस तरीके से कवर कर रहे हैं, मैं मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी का मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। सो ये जो भी यूनिवर्सिटी में आपको लगता है यूनिट के स्टार्टिंग में लिखा आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस यूनिट। अब हम नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे। माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमार देव। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन दैट केस अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर पता लगता रहेगा कि क्या क्या नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए प्लीज गो टू yuthastic.com।